हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी पर। और यहाँ पे लेके आए हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके पेपर में आएगा। और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीके से हम लोग शुरू कर चुके हैं। जल्द ही आपके पास मैं डिजिटल बोर्ड पर हाजिर होऊंगा, तो यार प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा आप अपने इस यूट्यूब चैनल यस के मिस्टडी को। और यार शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पुष्पी पादपों से बनने वाले जो प्रश्न हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद मानव जन्म, फिर जनन स्वास्थ्य, इस प्रकार से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बहुविकल्पी की बात करें तो पहला बहुविकल्पी है आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर का काम होता है कि पराग कणों का विकास में सहायता करना, ठीक है ना। तो आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है क्या होता है? एक मादा जननांग होता है या नर जननांग होता है, या मादा और नर जननांग दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। क्या होता है लिख देंगे, नर जननांग होता है। लिख देंगे आप लोग नर जननांग, ठीक है ना। तो आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर क्या होता है? तो एक नर जननांग होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। जो आवृतबीजी परागकोश होते हैं उसमें लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? एक होती है, दो होती है, तीन होती है, या फिर चार होती है? तो जो प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होती हैं इसमें जो लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है वो हमेशा और हमेशा क्या होती है? चार होती है। कितनी होती है? चार होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ तीसरा वाला प्रश्न है, देखिए तीसरा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं, यानी कि प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं? यानी प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती, कहाँ पर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर, अंडद्वारी छोर पर, मध्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती हैं वो हमेशा और हमेशा कहाँ पर उपस्थित होती हैं? निभागीय निभागीय छोर पर उपस्थित होती है। कहाँ पर उपस्थित होती हैं? निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं? यानी कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती हैं? सह कोशिकाएं, अंड कोशिका, प्रतिमुखी कोशिकाएं, या फिर ये सभी? तो जो अंड कोशिका होती है यह सभी प्रकार के भ्रूण कोश में पाई जाती है। जितने भी कोश होते हैं सभी में क्या पाई जाती है? अंड कोशिका पाई जाती है। क्लियर है? तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, अंड कोशिका जो होती है इन सभी कोशिकाओं में प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पे, निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पति भाषा में क्या कहते हैं? यानी कि निषेचन के बिना ही क्या हो जाए? फलों का विकास। देखिएगा मैं आपको एक चीज समझा दूं यहाँ पे, एक होता है परागकण, क्या होते हैं? परागण। और दूसरा होता है निषेचन, क्या होता है? निषेचन होता है। तो सबसे बात करेंगे पहले परागण की। परागण में क्या होता है? जो परागकण होते हैं ये कहाँ पर पहुंचते हैं? वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं? वर्ती काग्र पर पहुंचते हैं। इसी को कहते हैं परागण। मतलब परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब ये किसी न किसी किसके द्वारा पहुंचेंगे? एजेंट के द्वारा। एजेंट मतलब जानते क्या होते हैं? कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई माध्यम के द्वारा ये जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और इसी वर्तिकाग्र से, और वर्तिकाग्र पर पहुंच गए परागण,
और वर्तिकाग्र से कहां पर पहुंचेंगे, कहां पर पहुंचेंगे, बीजांड में। कहां पर पहुंचेंगे, बीजांड में। और जब ये वर्तिकाग्र से होते हुए परागकण कहां पर पहुंचेंगे, बीजांड में, इस क्रिया को क्या बोल देंगे, निषेचन बोल देंगे। तो क्या बोल देते हैं, निषेचन बोल देते हैं। तो निषेचन परागण में अंतर आपको समझ आया कि जो परागकण होते हैं उनका वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और फिर जो ये परागकण होते हैं ये वर्तिकाग्र से कहां पर पहुंचते हैं, बीजांड में, इसको क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन के बिना फलों के बनने की क्रिया को हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन। और ऐसे फल को हम लोग अनिषेक फलनी फल कहते हैं। तो इसके उदाहरण अगर बात करें, उदाहरण यानी कि इसमें निषेचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें निषेचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होती, परागण होगा लेकिन निषेचन नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सेब, सेब ये क्या होता है, अनिषेक फल होता है। और क्या होता है, नाशपत्ती, नाशपत्ती भी इसी का उदाहरण है। सर इसे और कुछ कहते हैं क्या, हाँ लिख सकते हो, इसी को हम लोग आभासी फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी फल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, आभासी फल भी इसी इसी को कहते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे, लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती, इसका महत्व क्या है। यानी जो लघु बीजाणुधान होती है इसके सबसे भीतरी परत टेपीटम कहते हैं। लघु बीजाणुधान की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, टेपीटम कहते हैं। और यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु, लघु बीजाणु को क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। तो लघु बीजाणुओं को यानी कि पराग कणों को भोजन देने का काम, पोषण मतलब क्या होता है, भोजन, क्या होता है, भोजन। तो भोजन देने का काम कौन करता है, यही टेपीटम करता है। कौन करता है, टेपीटम करता है। क्लियर है यहां तक, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे। क्लियर है ना, जो ना समझ आएगा आप लोग पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूं यहाँ पे समझाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे पुष्प में, यहाँ पे है पुष्प में दल का क्या कार्य है, पुष्प में दल का क्या कार्य है, यानी कि पुष्प में दल का कार्य आपको बताना है। पुष्प में दल परागकर्ताओं को आकर्षित करके पराग कण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। तो दल का कार्य होता है जो परागकर्ता होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करना। अब सर ये दल कैसे होते हैं, तो ये आप प्रायः देखेंगे तो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन। और क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं। क्या होते हैं, सुगंधित। और इसमें मकर मकरंद भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मकरंद। तो ये इत्यादि प्रकार की चीजें पाई जाती है जिसके द्वारा जो एजेंट होते हैं, यानी कि एजेंट मतलब इसको परागकर्ताओं को क्या बोलते हैं, एजेंट होते हैं। ये क्या कर होते हैं, ये आकर्षित होते हैं किसकी तरफ, दल की तरफ। और वो फूल हिलता है तो जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पर गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, या पे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिसके द्वारा परागण की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे 8वां प्रश्न है, कीट द्वारा परागित पौधे के नाम लिखिए। तो कीट परागित पौधे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए परागण। तो मैंने भी आपको बताया परागण क्या होते हैं, किसे कहते हैं परागण। तो जो पराग कण होता है, पराग कण होता है, ये कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर। तो इसको क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। अब परागण आपके कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण। क्या वो होता है, स्वपरागण। दूसरा होता है पर परागण, पर परागण। तो परागण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला स्वपरागण, दूसरा पर परागण। क्लियर है। अब देखिए स्वपरागण जिसमें जिसमें स्वतः ही परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, स्वपरागण। पर परागण में किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। क्या, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे इसके उदाहरण सर जी ये कई प्रकार के होते हैं, कीट परागण होता है, जल परागण होता है, वायु परागण होता है, और पक्षी परागण होता है। तो कई प्रकार के परागण होते हैं। तो यहाँ पे आपको कीट परागण, अब जैसे जल परागण आ जाएगा,
तो जल में जैसे कि कीट परागित पौधे के नाम क्या, जैसे आप देखिए आक है, साल्विया है, पीपल है, गूलर है, अंजीर है, ये सब क्या है, ये सब कीट परागित पौधे के क्या है, नाम है। ठीक है ना। वायु, जैसे मक्का में किसके द्वारा परागण होता है, तो वायु के द्वारा परागण होता है। जल परागण आपको बताना है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है असंग जनन। क्या है असंग जनन, क्या है, परिभाषा क्या होती है, तो असंग जनन होता है कि बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननी प्रजनकों के विकास असंग जनता यानी कि अपोमिक्सिस कहलाता है। यानी कि बिना ही किसी अर्धसूत्री विभाजन के तथा संयुग्मन के बिना ही जननी प्रजनकों का क्या होता है, विकास होता है, उसे क्यों क्या बोलते हैं, असंग जनता कहते हैं। वही है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है, तो यह आकर्षक बनाता हो। कीट द्वारा परागित पौधे के नाम साल्विया और युक्का। क्या है, युक्का इत्यादि कीट द्वारा परागित पौधे के नाम। उसके बाद है यहाँ पे मानव जनन। क्या है, मानव जनन के भैया यहाँ पे जो प्रश्न बने हैं, मैं सारा का सारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। पहला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी उद्भव भ्रूणी मिजोडर्मल स्तर से हुआ है, मतलब कि निम्नलिखित में से किसका उद्भव, उद्भव मतलब उत्पन्न, उत्पन्न, ठीक है ना। भ्रूणी मिजोडर्मल स्तर से हुआ है, मस्तिष्क का, फेफड़ा का, यकृत का, या रुधिर यानी कि रक्त का। तो यहाँ पे जो उद्भव हुआ है भ्रूणी मिजोडर्मल स्तर से हुआ है, वो हुआ है रक्त का। किसका हुआ है, रक्त का हुआ है। किसका हुआ है, रक्त का, यानी कि रुधिर। उसके बाद दूसरा यहाँ पे, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का लिंग निर्धारण होता है, बार पिंड, लिंग गुणसूत्र, प्राजेम्टा, या प्रतिजन प्रतिजन। तो जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की उपस्थिति से भ्रूणी शिशु का क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। अब लिंग निर्धारण सर क्या होते हैं, लिंग निर्धारण मतलब या फिर वो मादा होगा या फिर क्या होगा, वो नर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। अगला यहाँ पे तीसरा, नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन है भैया, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन, रिलैक्सिन। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है। ठीक है ना। चलिए, चौथा प्रश्न है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या है। यानी कि ऐसे आप हार्मोन्स का नाम लिखिए जो क्या करता है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करता है। LHS, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, या FSH, LH व एस्ट्रोजन। तो जो आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है वो होता है आपका FSH, LH और एस्ट्रोजन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। फिर यहाँ पे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य होते हैं, तो लीडिंग कोशिकाओं का काम होता है लिंग हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन कारक में क्या करना, श्रावण करना है। एंड्रोजन मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, इसका श्रावण करना होता है। छठा यहाँ पे, अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स FSH। ये दो प्रकार के क्या होते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के क्या है, नाम है। तो यहाँ पे आपका सातवां प्रश्न है, यौनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर पर होने वाले परिवर्तन को आपको बताइए। तो यहाँ पे यौनारंभ के बारे में बताना है, जब मानव में लड़कपन समाप्त होता है। लड़कपन मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई नर है या मादा है, दोनों में जो उसके अंदर एक लड़के मतलब कि लड़कपन मतलब एक बच्चों वाला जो गुण होता है वो समाप्त होता है। उसके बाद उसके जननांग अंग पूर्णतः विकसित होने लगते हैं तथा सक्रिय होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस दशा को यौनारंभ या प्रक्रिया पूर्ण होने की इस अवस्था को क्या वो बोलते हैं, यौना अवस्था बोलते हैं। जैसे बालकों में यौना अवस्था होता है और बालिकाओं में यौना अवस्था मतलब कि यौना आरंभ होता है, दोनों में होता है। अब जैसे बालकों में देखेंगे तो दाढ़ी उड़ी आना, मैं सामने हूँ। बालिकाओं में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इनके शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। तो देन आप दोनों में डिफरेंट लिख सकते हैं। उसके बाद जनन स्वास्थ्य से यहाँ पे मैं बहुविकल्पी कुछ इसको भी ले ले रहा हूँ।
जनन स्वास्थ्य में प्रश्न नंबर 1 है, क्या पुरुष से संबंधित है, यानी कि पुरुष से संबंधित क्या होता है? वैक्सेक्टॉमी, गोलियां, ट्यूबेक्टॉमी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पुरुषों से संबंधित होता है वो होता है वैक्सेक्टॉमी। वैक्सेक्टॉमी किससे संबंधित होता है? पुरुषों से संबंधित होता है। ट्यूबेक्टॉमी किससे होता है? यह महिलाओं से महिलाओं से संबंधित होता है। और गोलियां जैसे सहेली सखी और सहेली, ये दो गोलियां होती हैं जो कि महिलाएं यूज करती हैं ताकि वो गर्भधारण ना करने पाए। कॉपर टी रोकता है, निषेचन को रोकता है, अंडोत्सर्ग को कभी भी नहीं रोकता। कॉपर टी का काम होता है निषेचन। किसका होता है? निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन होता है जब शुक्राणु, क्या, शुक्राणु प्लस अंडाणु आपस में मिलेंगे तो इसको रोकने का जो कार्य करता है वो निषेचन करता है। उसके बाद है यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन होता है। फिर यहाँ पे आपका जिफ्ट प्रक्रिया क्या है? तो दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को जिफ्ट कहते हैं, यानी कि जिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट का पूरा नाम होता है। जिफ्ट प्रक्रिया क्या होती है? तो दाता से क्या लेते हैं? अंडाणु लेते हैं और स्त्री की फैलोपियन नलिका में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिफ्ट कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए दो नियम क्या क्या है? तो सबसे पहले कंडोम का प्रयोग करें भैया, और दूसरा अनजान कोई भी है उसी से सेक्सुअली संबंध ना बनाए, कृपया थोड़ी दूर रहें। तो ये क्या होते हैं? ये दो नियम है यौन संचारित रोगों को, जो रोग है उसको रोकने का काम है। फिर छठा प्रश्न है, आईवीएफ तथा जिफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और जिफ्ट का पूरा नाम होता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें कोई भी बंध स्त्री क्या पैदा करती है? बच्चे पैदा करती है। अगर कोई स्त्री बंद है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो आईवीएफ और जिफ्ट के माध्यम से बच्चे पैदा वो कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 1 से 3 तक इंपॉर्टेंट मैंने ऑब्जेक्टिव और निश्चित और अति लघु उत्तरीय, ये दोनों को आप ले सकते हैं। मैंने दोनों को करवाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार से मैं आपका सारा का सारा बायोलॉजिक सिलेबस कवर करवा दूंगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।